नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। मैं प्रियतोष कुमार। आज हम हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, समाजवाद और साम्यवाद तथा रूसी क्रांति के बारे में। इसके पहले चैप्टर में हम यूरोपीय राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े हैं। यदि वीडियो को अंत तक देखिएगा, वही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है जो परीक्षा में पूछने वाले हैं, अनिवार्य प्रश्न है और उसका बड़ा ही सटीक जवाब दिया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको फेयर में उतार लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट प्रश्न की तरफ। फर्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने ही रूस में क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे? अब देखिए, सभी को यहाँ जानता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। प्रथम विश्व युद्ध जो चला वह 1914 से 1918 ईस्वी तक चला और इस युद्ध में जो थे रूस मित्र राष्ट्रों की तरफ से वह भाग लिया था। किसकी तरफ से? मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ और उसका शामिल होने का एक ही मात्र उद्देश्य था कि जो रूसी जनता है वह जो देश में अराजकता फैले हुए हैं उस पर ध्यान न देकर वह बाहरी यानी विदेशी मामलों में ध्यान दे। लेकिन क्या हुआ, इसका जो उसका मनोभाव था यह सफल नहीं हो पाया और उसके पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। वहाँ का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसके सेना के पास अच्छे हथियार नहीं थे, जिसके कारण उसकी सेना की हार हो रही थी और पर्याप्त मात्रा में सेना को देने के लिए भोजन भी न था। युद्ध के बीच में ही क्या किया, जार की जो सेना थी, जार जो था सेना का कमान सेनापति के हाथ से लेकर अपने हाथों में ले लिया। परिणाम क्या हुआ कि जार निकोलस द्वितीय वहाँ से चला गया, दरबार खाली हो गया। परिणाम स्वरूप दरबार में उसकी जो पत्नी थी महारानी जरीना और उसके जो तथाकथित गुरु जो थे रासपुटिन, षड्यंत्र करने का उन्हें क्या मिल गया था, षड्यंत्र करने का उन्हें मौका मिल गया। और अतः हम कह सकते हैं जिसके कारण रूस के शासक के प्रति रूसी जनता का असंतोष और ज़्यादा बढ़ गया, जो क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखिए यहाँ जो दूसरा प्रश्न है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, यह दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ देखिए कि रूस का जो जनसंख्या जो था ना, अधिकांश जनसंख्या कृषकों का था, किसानों को का था। किसान वहाँ खेती करते थे और किसानों को खुश करने के लिए 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने क्या किया, कृषि दासता को समाप्त करने के लिए, देखिए यहाँ कृषि दासता को समाप्त करने के लिए कितना में 1961 में समाप्त कर दी। लेकिन किसानों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ, क्योंकि उनके जो खेत थे भाई छोटे छोटे थे। परंपरागत ढंग से ऊपर क्या करते थे, उन पर वह परंपरागत ढंग से उस पर वे क्या करते थे, खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी तथा वे करों के बोझ से क्या हो गए थे, लद गए थे, जिसके कारण वो कृषि दासता समाप्त करने के बाद भी किसानों की स्थिति नहीं सुधरी, जिसके कारण क्या हुआ, रूस में क्रांति हो गई। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार बार पूछा भी जाता है। यह प्रश्न है, आखिर खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार तीसरा प्रश्न है आपका कि खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? तो यहाँ देखा जाए कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, रूस एवं जापान में युद्ध चल रहा था, जिसमें रूस जो था ना, जापान एक छोटा देश था, उस छोटे देश से वो बुरी तरह पराजित हो गया। अब पराजय के कारण जो था 1905 ईस्वी में रूस की उसमें हार हुई थी। 9 फरवरी 1905 ईस्वी में जापान से हारने के बाद क्या हुआ, रूस के लोग जो थे ना, रूसी जो सेना थी वह फटेहाल स्थिति में रूस में पहुंची। कहाँ पहुंची? फटेहाल स्थिति में वह रूस में पहुंची। तो क्या हुआ, जो जनता का भ्रम था वह टूट चुका था, रूसी जनता का भ्रम टूट चुका था। जो जार निकोलस द्वितीय रूसी जनता को या बाहरी मामलों में, विदेशी मामलों में उलझाकर ठग रही थी, यह भ्रम टूट चुका, जिसके कारण वहाँ की जो जनता थी
वह सड़कों पर 9 फरवरी 1905 ईस्वी में रोटी दो के नारे लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए वे सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ की जनता? रूस की जनता सड़कों पर नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ बढ़ने लगी। परंतु जो था वहाँ का जो शासक जार निकोलस द्वितीय उन निहत्थे जनता पर, उन निहत्थे लोगों पर क्या किया? गोलियां चलवाई, जिसके कारण गोलियां इतनी चली और इतने लोग उस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे रोटी दो के नारे लगाते हुए कि वहाँ खून की नदियाँ बह गई, पूरा वहाँ का सड़क लाल हो गया। और वह जो दिन था ना दोस्तों, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इसे घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार का नाम दिया गया। याद रखिएगा, इस घटना को क्या नाम दिया गया? खूनी रविवार या लाल रविवार का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो यहाँ अब रूसी क्रांति के तो अनेक कारण थे, यहाँ परीक्षा में पूछा जाता है मुख्य रूप से 2 कारण। तो फर्स्ट कारण यह है कि वहाँ का जो जार का जो शासन था ना, वह निरंकुश शासन था। 1917 ईस्वी से जो पूर्व रूस में निरंकुश राजशाही व्यवस्था थी और उसका जो शासन व्यवस्था था वह जार निकोलस द्वितीय के हाथों में था। और वह जो राजा था ना, वह दैवी शक्ति पर विश्वास कर, दैवी शक्ति जानते हैं ना, जैसे भाग्य भरोसे किसी कार्य को छोड़ देना, अपना काम बनता और भार में जाए जनता, वही हाल था जार निकोलस द्वितीय। हम क्या करेंगे? जो करना है वे ईश्वर करेंगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, केवल हम कर ले सकते हैं, जनता का भलाई करना तो मेरे हाथ में नहीं, ईश्वर का। यही दैवी शक्ति है। जैसे नहीं कहते हैं कि भाग में होगा तो हमें प्राप्त होगा, कभी ऐसे कहने वाले व्यक्ति का लाइफ कभी नहीं बन सकता, क्योंकि भाग्य पर विश्वास करने वाला आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार वह जार निकोलस द्वितीय जो था दैवी सत्ता में विश्वास रखता था और लोगों के सुख दुख की उसे कतई चिंता नहीं थी। किसे? जार निकोलस द्वितीय को लोगों के सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी, जिसके कारण धीरे धीरे क्रांति का तो माहौल बनना ही था और बना भी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में ऐसे भी मजदूरों की तो दयनीय स्थिति थी, क्योंकि वहाँ के जो मजदूर थे ना, वहाँ के मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी थी बहुत कम मिलते थे, जिसके कारण उनके पास कोई चारा नहीं था। एक तो राजनीतिक अधिकार भी नहीं दिए थे कि वे वहाँ की राजनीति में सत्ता में भागीदारी कर सके या शामिल हो सके, जिसके कारण वे समझे यदि हमें अधिकार चाहिए तो हमें क्या करना होगा? तत्कालिक जो व्यवस्था है उससे हटाना होगा, यानी वे असंतुष्ट थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, अक्टूबर क्रांति क्या है? यहाँ प्रश्न आया अक्टूबर क्रांति क्या है। अब देखिए, जब जनता का हुआ 1917 ईस्वी में क्या हुआ, समाजवादियों ने जार निकोलस द्वितीय को, घटना को ध्यान से सुनिएगा, 1917 ईस्वी में समाजवादियों ने जार निकोलस द्वितीय को वहाँ से हटा दिया, जो रूस की कांग्रेस पार्टी थी। और हटाने के साथ ही उस समय वहाँ की जो कांग्रेस पार्टी थी वह 2 सोशलिस्ट पार्टी उसे कहा जाता है, सोशलिस्ट कांग्रेस नहीं, सॉरी, सोशलिस्ट पार्टी 2 भागों में विभक्त हो गई, एक मेंशेविक और एक बोल्शेविक। जो मेंशेविक का वह प्रमुख था ना, उसका नाम था केरेंस्की, और जो बोल्शेविक का प्रमुख था उसका नाम था लेनिन। अब यहाँ जो था ना, केरेंस्की का जो ही सरकार बना वह जनता पर अत्याचार करने लगी, जनता उससे असंतुष्ट थी, और लेनिन का उससे जो था ना तालमेल ना था, जिसके कारण समझा कि यदि रूस की जनता को सशक्त बनाना है, एकजुट अगर करना है, तो इस केरेंस्की की सत्ता का पलट करना पड़ेगा। अतः 7 नवंबर 1917 को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार जो था ना, उस तिथि को बोला था 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी एवं अन्य जो भी सरकारी भवन थे ना, उस पर वे अधिकार कर लिए, जिसके कारण केरेंस्की मजबूर हो गया। अब उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं बच गई, क्योंकि सारे सरकारी स्थानों पर बोल्शेविकों ने अधिकार कर लिया, जिसके कारण केरेंस्की जो था ना रूस छोड़कर भाग गया। समझ जाइए कहाँ भागा होगा, अधिकांश भागता था इंग्लैंड ही, वहाँ से वह भाग गया। और भागने के बाद और इसी महान क्रांति को नवंबर क्रांति
या अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। और इसके बाद रूस में बोल्शेविकों का वर्चस्व हो गया और सत्ता जो थी वह लेनिन के हाथों में आ गई। सत्ता किसके हाथों में आ गई? लेनिन के हाथों में आ गई। और याद रखिएगा, यहाँ तो समाप्त हो रही है, लेकिन लेनिन की जो थी ना, लेनिन वह शासन कब तक किया? 1924 तक वहाँ का शासक रहा। 1924 तक शासक रहा। उसके बाद लेनिन की क्या हो जाती है? वह मृत्यु हो गई। लेनिन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो वहाँ का शासक बना था दोस्तों, याद रखिएगा, लेनिन के बाद जो शासक आया स्टालिन नाम था उसका। क्या नाम था? स्टालिन। और लेनिन अपने शासनकाल में, कुछ हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। लेनिन अपने शासनकाल में 1921 ईस्वी में, कितना में? 1921 ईस्वी में एक चीज़ लागू किया जिसे बोला जाता है नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी नई आर्थिक व्यवस्था। इसे क्या बोला जाता है? नई आर्थिक व्यवस्था। याद रखिएगा, नई आर्थिक व्यवस्था बोला उसने। अब देखिए यहाँ 5वां अक्टूबर क्रांति, आशा करते हैं आप अक्टूबर क्रांति को यहाँ समझ गए हों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसीकरण की नीति। अगला प्रश्न क्या है? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? अब देखिए, एक उदाहरण ध्यान से समझिएगा कि हम भारत के लोग हैं। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और यह बोला जाए, या माने मुस्लिम राष्ट्र ही घोषित कर दिया जाए, उसमें बोला जाए, सवाल किया जाए कि चलिए भारत के जो भी लोग हैं हिंदी बोलना अनिवार्य है, दूसरे किसी भी भाषा में अगर वो बोलते हैं या उपयोग करते हैं तो उनका कोई भी कार्य नहीं होगा, तो क्या होगा? वाजिब है कि यहाँ क्रांति की लहर दौड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार हुआ रूस में। सोवियत रूस में विभिन्न प्रकार की जातियाँ रहती थी, लेकिन सबसे जो ज़्यादा जाति थी वह स्लाव जाति थी। कौन जाति थी? स्लाव जाति थी। स्लाव जाति के अतिरिक्त यहाँ फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जाति के लोग रहते थे और अनेक प्रकार के भाषा भी बोलते थे। अब क्या हुआ कि वहाँ का जो शासक था, उन सभी का, वहाँ के जनता का और वहाँ के जातियों का भी भिन्न भिन्न रीति रिवाज था। और जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया? रूसीकरण की नीति अपनाया। और इस नीति में क्या था कि नहीं, सभी को रसियन भाषा, जो स्लाव जाति जो बोलते हैं भाषा, उसको प्रयोग करना है, नहीं तो उसे रूसी जनता नहीं माना जाएगा, उसे कह सकते हैं काफिर माना जाएगा, यानी बाहर से आकर रहने वाला। इसके कारण रूस में क्रांति की लहर दौड़ गई और यह भी क्रांति की क्या बनी? कारण बनी रूस में। 7वां जो प्रश्न है आपका, 7वां प्रश्न का है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? वाजिब है कि दुनिया में क्या था? 1818 ईस्वी में जन्म हुआ था किसका? कार्ल मार्क्स का। उन्होंने 1843 के आसपास क्या किया? उन्होंने एक नीति लागू किया। 1867 ईस्वी में मिलकर एक नीति लाया था, साम्यवाद का उन्होंने व्याख्या किया था। कौन? कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी के थे। और उन्हीं का प्रयोग जो सर्वप्रथम पूरे विश्व में किया, उसका नाम था लेनिन। यानी 1917 ईस्वी में जो था ना, साम्यवादी राजतंत्रीय शासन था। वहाँ के सम्राट को, अभी पढ़ चुके हैं पीछे, वहाँ के सम्राट को जार कहा जाता है। जार निकोलस द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस चतुर्थ, यानी वहाँ के सम्राट को जार कहा जाता था। और जार शाही शासन जो था वह दैवी विश्वास करता था। तो वाजिब है कि जो दैवी विश्वास करेगा ना, उसमें निरंकुशता आ ही जाएगी। तो निरंकुशता का प्रतीक था जो किसानों, मजदूरों एवं अन्य समान लोगों पर वह अत्याचार करता था, उनकी स्थिति दयनीय थी। अतः 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति हुआ जिसे साम्यवादी क्रांति भी कहते हैं, अक्टूबर भी क्रांति कहते हैं। और लेनिन का शासन संभालते ही जो था ना, सत्ता की जो बागडोर थी वह किसके हाथों में आ गई? किसके हाथों में आ गई दोस्तों? सर्वहारा वर्ग। अब देखिए एक प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग क्या होता है? कि वैसे वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं जन समान सभी का अधिकार हो, सभी की भलाई की बात की जाती हो, वही सर्वहारा वर्ग है। और सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गई। उत्पादन जो था, पूरे समाज पर उत्पादन का अधिकार हो गया।
अतः हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कहाँ पर? रूस में। अगला देखिए, अभी हम एक प्रश्न किए और आ भी गया यहाँ, अभी हम आपको समझाए भी हैं। 8वां प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज के जो कमजोर, लाचार और दयनीय स्थिति में जो किसान, मजदूर एवं कृषक वर्ग होते हैं, एवं समान मजदूर या श्रमिक गरीब लोग होते हैं, उन्हीं को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अब इस लोगों के पास जो था ना, बुनियादी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। बुनियादी चीज़ें जानते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी चाहिए, तब कपड़ा चाहिए, यानी सबसे पहले भोजन, तब वस्त्र, तब मकान। अगर भोजन नहीं है तो वस्त्र और मकान की ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रकार जो सर्वहारा वर्ग थे ना, उनके पास बुनियादी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी। और लेनिन ने जो ही शासन का बागडोर अपने हाथों में लिया, उन्हें बुनियादी चीज़ें उपलब्ध कराने लगा, जिसके कारण लेनिन रूस में बहुत लोकप्रिय हुआ। अभी भी दोस्तों लेनिन जो है ना, लेनिन का जो शव है वह रूस में उसे संभाल कर रखा गया है। चलिए 9वां प्रश्न है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के बीच समझौता था कैसे? तो अभी हम बताएं कि नीप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो नई आर्थिक नीति जो थी ना, लेनिन ने कब लागू की थी? 1921 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज़्यादा या इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1921 में। और किसने लागू किया? तो लेनिन ने। अब देखिए, लेनिन जो था ना, एक कुशल सामाजिक चिंतक था एवं वह व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। वह जानता था कि यदि हम रूस में तत्काल बदलाव लाते हैं तो क्या होगा? यहाँ के जो पूंजीपति वर्ग है, चाहे या अन्य वर्ग है, वह इसे संभाल ना पाएंगे और जिसके कारण वे विद्रोह कर देंगे। क्योंकि यही हम पूरे तरह से समाजवाद को अगर हम लागू करते हैं तो दुनिया के जितने भी पूंजीवादी देश है वे सारे के सारे रूस पर अटैक कर सकते हैं, जिसके कारण वह धीरे धीरे, वह चाहता था लेनिन की धीरे धीरे समाजवादी व्यवस्था लागू हो, लेकिन जो उसका जो सेनापति या विदेश मंत्री था टर्टस्की, यह नहीं चाहता था। यह बहुत कट्टर समाजवादी था। यह चाहता था कि नहीं, अगर लागू करना है समाजवाद तो एक बार में लागू किया जाए। लेकिन लेनिन ऐसा नहीं मानता था। इसीलिए लेनिन ने 1921 ईस्वी में, कितना में? 1921 ईस्वी में एक नई नीति की घोषणा की, जो मार्क्सवादी सिद्धांतों के बीच एक समझौता थी। यानी थोड़ा मोड़ा मार्क्सवाद का सिद्धांत उसमें लिया गया, लेकिन वास्तव में लेनिन जानता था कि पीछे जो भी घटनाएं घटित है, यदि हमको अच्छे से रूस को सशक्त बनाना है तो धीरे धीरे करके किसानों को सशक्त बनाना पड़ेगा। इसलिए लेनिन ने क्या किया? किसानों को क्या किया? वह हक दिया। कहा कि चलो किसानों से अब कर के रूप में अनाज नहीं लिया जाएगा, एक निश्चित कर लिया जाएगा कि चलो आप इतना कर जमा करा दो, उसके बाद जो भी अनाज बचेगा आपका हो जाएगा। और यह भी कहा गया कि चलिए यह भूमि, यह जमीन जिस पर आप खेती करते हैं वह आपकी हुई। यह नई आर्थिक नीति का नियम है, याद रखिएगा। जिस पर आप खेती करते हैं वह आपकी हुई। लेकिन एक बात है कि आधिकारिक तौर पर यह जो भूमि है ना, वह सरकार के हाथ में ही रहेगी। यानी जब भी चाहे सरकार उस भूमि पर नियंत्रण कर सकता है। किसानों का हक क्या किया गया? जमीन पर कायम रहने दिया गया। विदेशी पूंजी को भी सीमित मात्रा में आमंत्रित किया गया रूस में। और पहले जो था ट्रेड यूनियन में अनिवार्य सदस्यता लेना है, इस सदस्यता की भी उसने क्या की? समाप्ति कर दी। किसने? लेनिन ने। और इसके तहत देखते हैं कि जो था ना, वह मार्क्सवादी सिद्धांत से समझौता था, साम्यवाद। अब देखिए 10वां एवं अंतिम जो प्रश्न है वह कह रहा है, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। तो देखिए रूसी क्रांति की जो प्रभाव थे ना, वो बड़ा व्यापक पड़ा, पूरे विश्व पर रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा था। फर्स्ट जो प्रभाव था, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक एवं सर्वहारा वर्ग की सत्ता जो थी ना, वह रूस में स्थापित हो गई। यानी वहाँ के जो श्रमिक वर्ग थे, वहाँ श्रमिक वर्ग का दुनिया में सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। दूसरा जो कारण था कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के वर्ग पर, यानी एक समाजवादी एक पूंजीवादी। देखिए थोड़ा सा अंतर जान रहिए। समाजवाद क्या है? समाजवाद वैसी व्यवस्था होती है जिसमें किसी भी वस्तु पर या किसी भी पूंजी पर जो है ना, वह पूरे समाज का हक होता है, पूरे समाज का अधिकार होता है, समाजवाद। लेकिन याद रखिएगा पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है। यदि किसी संपत्ति पर किसी एक निजी
निजी व्यक्ति का विशेष अधिकार होता है तो वह पूंजीवाद में आता है। याद रखिएगा, पूंजीवाद में किसी निजी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार और जबकि समाजवाद में पूरे समाज का अधिकार। अब देखिए तो क्या था, विचारधारा के वर्ग में पूरा विश्व दो भागों में बट गया, फर्स्ट पूंजीवादी विश्व और दूसरा समाजवादी विश्व। पूंजीवादी विश्व का जो समर्थक था, इसी के आधार पर यूरोप का भी विभाजन कर दिया गया दो भाग में, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। और पूर्वी यूरोप समाजवाद का प्रतीक था और जबकि पश्चिमी यूरोप जो था ना वह पूंजीवाद का प्रतीक था। तीसरा कारण है प्रभाव हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व जो था ना, सोवियत रूस और पूंजीवादी विश्व के बीच एक युद्ध आरंभ हो गया जिसे कहा गया शीत युद्ध, जो लमसम 4 दशकों तक चला और जाकर 1991 में जब रूस के एक शासक बने जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, उसके बनते ही क्या हुआ, वहाँ क्रांति हुई, वहाँ बदलाव हुआ और सोवियत संघ का भी गठन हो गया और इसी के साथ शीत युद्ध भी समाप्त हो गया था। याद रखिएगा 1991 में लेनिन के बाद वहाँ का शासक बना स्टालिन। लेनिन के बाद वहाँ का शासक कौन बना है, स्टालिन। स्टालिन के बाद वहाँ का जो निकिता ख्रुश्चेव, कौन, निकिता ख्रुश्चेव आया, निकिता ख्रुश्चेव बना और जो अंतिम वहाँ का था ना उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस एवं सोवियत पूंजीवादी देशों के बीच जो युद्ध चला उसे क्या कहा गया, शीत युद्ध। शीत युद्ध कैसा युद्ध होता है तो इसे भी समझ लें। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है कि जिसमें दो देश या दो महाशक्तियां आमने सामने आ जाती है, ऐसा लगता है कि युद्ध हो जाएगा, यानी युद्ध की पूरी संभावना रहती है लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं होता है, समझिए, यानी लड़ाई की पूरी संभावना है लेकिन वास्तविक रूप से कोई लड़ाई नहीं हो रही है, तो वही क्या है, शीत युद्ध है। तो शीत युद्ध शुरू हुआ 4 दशकों तक चला। याद रखिएगा कितने दशकों तक चला, 4 दशकों तक शीत युद्ध चला था। चौथा का परिणाम हुआ कि रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन मॉडल आया पूरी दुनिया के सामने, समाजवाद के रूप में। पूंजीवादी भले विरोध किए लेकिन धीरे धीरे पूंजीवादी देशों ने भी इस नए मॉडल को क्या किया, अपनाया, इस नए मॉडल को अपनाया। पांचवा कारण था, इस सफलता ने एशिया एवं अफ्रीका में जो थे ना, जो जितने भी गुलाम देश थे उन्हें मुक्ति यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। लघु उत्तरीय, अगले पार्ट में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसके कारण मैं अगला वीडियो अच्छा लगा हो तो अगला वीडियो की मांग करें, अगला वीडियो आपको बनाया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।